और क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे लिखा, टू गोनेडोट्रोपिन्स सिक्रेटेड इन ह्यूमन फीमेल्स, लिखा है जो मानव मादा है यानी कि एक फीमेल है उसके द्वारा स्रावित होने वाले दो गोनेडोट्रोपिन। देखिए गोनेडोट्रोपिन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एक हार्मोन है, यानी कि हार्मोन एक किसमें हार्मोन है, फीमेल के अंदर। फीमेल में ऐसे हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिन में कहलाते हैं, यानी कि जैसे मेल में सेक्स हार्मोन है ऐसे ही फीमेल में जो सिर्फ फीमेल में हार्मोन है उन्हें हम लोग गोनेडोट्रोपिन कहते हैं। वो जो शरीर में प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और प्रजनन क्रिया का मतलब होता है एक एग का प्रोड्यूस होना, एक एग का निकलना, है ना। अब उस एग के निकलने की अगर आप बात करें तो वो फर्टिलाइज होने के योग्य होना चाहिए, फर्टिलाइज होने के योग्य होना चाहिए। अब देखिए पहला यहाँ पे लिखा है FSH, ठीक है, फीटल, ये जो है आपका ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्लस उसके साथ साथ में लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये वो हार्मोन होता है जब एग जो होता है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है एग, ये तब सिक्रीट होता है ना ओवरी के अंदर। FSH सेम ऊपर का नीचे आया है, ठीक है, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन हार्मोन आया है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जब आप स्टेज पढ़ते हैं, कौन सी स्टेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेज पढ़ते हैं, तब आप उसमें एस्ट्रोजन का रोल देखते हैं, जो कि जो आंतरिक की जो अंदर की जो लेयर होती है उसके मोटी होने में इसका रोल होता है, ताकि फिर उसके बाद में एक नॉर्मल मेंसेस हो सके। अब इसमें नेक्स्ट है LH, यानी कि ऊपर के दोनों का एक एक इसमें पैरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेस्टेरोन, तो ये तब होता है जब जो एग होता है वो फर्टिलाइज हो जाए, तब बेबी के डेवलपमेंट में इसका रोल देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करे, प्रजनन क्रिया, और प्रजनन का मतलब आता है, इसको डिनोट करेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन के हिसाब से, यानी कि फर्टिलाइज होने के योग्य एग का बनना। तो उसके लिए तो ऊपर के दो हार्मोन हैं जो काम आते हैं, तो इसमें दो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होंगे वो ये हैं FSH एंड LH, ये हैं, ना ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो प्रोजेस्टेरोन तो बेबी डेवलपमेंट है, तो C और D तो वैसे ही हट जाएगा, है ना। अब इसके अंदर B क्यों हट गया, क्योंकि एस्ट्रोजन का मैसेज की स्टेज के अंदर काम आता है, उसका ओवरी से कोई रिलेटेड नहीं है, ओवरी से रिलेटेड हमारे पहले दो हार्मोन हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिक मैस्चुरेशन, मैस्चुरेशन की जो साइकिल है उसमें इंडिकेटर होंगे जो कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे और एक्सटेंड करेंगे किनके बीच में, देखिए जैसे कि इसमें कहाँ है, जैसे कि देखिए पहले आप इसे समझिए, ऐसे सूचकांक हम किसे कहते हैं, जो सूचना दे, ठीक है ना, जो सूचना दे, सूचना अच्छी हो सकती है, समझ में आ रही, सूचना बुरी हो सकती है, बिल्कुल फंडे की तरह समझा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो। अब यहाँ पे पूछा है चक्रीय रजोधर्म, चक्रीय रजोधर्म यानी कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल की बात की जा रही है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जा रही है, और इसके 4 स्टेज होती हैं 1 2 3 4, इन चारों स्टेज में ये क्या कर रहा है, इन चारों स्टेज के बीच में बात कर रहा है ना, इनके बीच में बात कर रहा है। अब बीच में कब होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन का कोई भी मतलब हमें फेज मैमसी के फेज से कोई लेना देना नहीं है, हम इसे एलिमिनेट करेंगे। मैस्चुरेशन तो ठीक, लेकिन यहाँ तो लिखा मैस्चुरेशन प्लस ओवुलेशन, ओवुलेशन का तो मैस्चुरेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन स्टार्टिंग में हाँ है, लेकिन ओवुलेशन एक अलग चीज हो गई, ठीक है ना। तो इस स्टेज में हम इसे भी थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पे मिनोपोज का मतलब आया है, देखिए मिनोपोज का मतलब होता है रुकावट, है ना, रुक जाना,
तो एक प्रकार एक समय ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक्सटेंडेड बात की जा रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 1 to 4 के बीच में बात की जा रही है। तो मेनोपॉज की वजह से हम इसे कैंसिल करेंगे। अब हमारे सामने आता है मेनार्क, यानी कि फर्स्ट टाइम जब होंगे, और मेनोपॉज जब ये क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हो, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग होना और एंड होना, यही तो ऊपर लिखा है। हम इंडिकेटर को कहां ढूंढेंगे, इसके बीच में देखेंगे, है ना, हम इसके बीच में देखेंगे। अगर ये ऑप्शन ना होता तब हम ऑप्शन बी की ओर बढ़ते, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन दिया गया है इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही बैठेगा। ऑप्शन डी, मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में हम इंडिकेटर्स को देखेंगे। नेक्स्ट है ऐसे उद्देश्य जो स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर आते हैं, यानी कि एक स्कूल है, समझ के देखिए, स्कूल के अंदर चाइल्ड होते हैं यानी कि चिल्ड्रन होते हैं, और एडोलोसेंट होते हैं। ठीक है, इन दोनों में मेल भी है और फीमेल भी है, और इनकी उम्र 9 से लगभग 13 साल तक, या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसी उम्र जो प्री एडल्ट तक जाएगी। अब उसमें हो क्या रहा है, देखिए, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एट होम, इसमें होम आ गया, तो होम की वजह से हम इसे हटाएंगे, क्योंकि हम तो क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस चीज की, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक अलग सी चीज है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विसेज फ्रॉम फॉलोइंग। अब देखिए, इंप्रूविंग जनरल न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, मैंने ऊपर बोला यहाँ पे चाइल्ड भी आ रहा है ना, चाइल्ड आ रहा है, तो इसे हम डाउटफुल कर देते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज फ्रॉम द इन्फेक्शन, अब ना यहाँ पे चाइल्ड है ना ही कुछ है, तो क्या यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड या एडोलोसेंट्स जो स्कूल में होते हैं उन लोगों के हम बीमारियों को देखेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं, हम इसे भी डाउटफुल करेंगे। अब है हमारा अर्ली डायग्नोसिस, आपको पता है अर्ली डायग्नोसिस में हम लोग प्रिवेंशन की बात करते हैं, यानी कि हम हेल्थ एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल में दे रहे हैं, प्लस अलग अलग कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ही स्कूल को पॉइंट कर दिया है, तो इस तरीके से ये भी हमारा डाउटफुल है। अब इसमें हमें कहा गया है ऐसे ऑब्जेक्टिव्स, देखिए ध्यान से दीजिए, लिखा है ऑब्जेक्टिव्स, एक नहीं है, इसलिए ऑप्शन में इसके मल्टीपल ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 2 3 4, ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन होंगे। अब इसे समझने का और तरीका है, देखिए स्कूल के अंदर हम लोग एनीमिया की भी बात करेंगे, हम लोग इंजरी की भी बात करेंगे, हम लोग फीवर की भी बात करेंगे, हम लोग मलेरिया की भी बात करेंगे, हम लोग डीवॉर्मिंग की भी बात करेंगे, है ना, डीवॉर्मिंग की भी बात करेंगे, हम हर तरह की चीज बात कर रहे हैं बीमारी, तो इसलिए नीचे के तीनों ऑप्शन इसमें रखे गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लस, प्लस क्या, विद इन RMNCH, हम इस प्लस की बात कर रहे हैं, ए, हम ए की बात कर रहे हैं, आखिर ए क्या है, चलिए सीधी सी बात है, ढूंढिए, क्या ऊपर कहीं पर ए का जिक्र किया गया है, नहीं किया गया, क्या इंक्लूडिंग एडोलोसेंस, ये तो एडोलोसेंस के साथ ए आया है, तो एडोलोसेंस तो पहले से ही है, हम इसे भी डाउटफुल करके एक तरफ कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हाई रिस्क ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, हाई रिस्क ऑफ प्रेग्नेंट, अभी तो प्रेगनेंसी की बात की जा रही है, हाँ ये इसके अंतर्गत है, लेकिन इसमें हाई रिस्क आ गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि हाई रिस्क ही होगा, तो हाई रिस्क तो पहले से ही आ रहा है, तो हम इसे हटा देते हैं। डीलिंकिंग मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ टू HIV और जेंडर प्लस एडोलोसेंस, हम इसे भी हटाएंगे। अब इन चारों ऑप्शन में आप ऑप्शन बी को देखिए, इसमें लिखा है कि किशोर अवस्था को पहली बार एक निश्चित जीवन की उम्र में सम्मिलित करना, यानी कि हम इस ए को ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पहले से रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम उसमें हमने एडोलोसेंस को भी ऐड किया है, तो आप समझ ले इसको हम लोग एडोलोसेंट के नाम से भी इसे हम ऐड कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बोलेगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने कैसे से निकाला, हमने ई से रिलेटेड ढूंढा,
पहले में तो ई कहीं है ही नहीं, दूसरे में एडोलोसेंस आ गया, तीसरे में है नहीं क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी का हाई रिस्क आ गया, और चौथे में अगर हम इसमें एडोलोसेंस हेल्थ को देखें तो उससे पहले एचआईवी भी आ गया। ठीक है ना, तो एचआईवी का तो इसमें कुछ है ही नहीं जिक्र, तो इसलिए हमने इसे एलिमिनेट करा। हमने एलिमिनेट करने के तरीके ढूंढे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कंफर्म्ड मिला हिंदी में किशोर अवस्था की पहली निश्चित ऐसी जीवन की उम्र सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केलेटन मसल, आपको पता होना चाहिए, मान के चलते हैं ये क्या है, ये हमारी बाइसेप्स है, ठीक है ना। अब बाइसेप्स में एक कट यहाँ पे निकल के आएगा, ध्यान से समझो, एक कट हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा, यानी कि मसल्स को हम जैसे आप ऐसे हाथ को करेंगे या ऐसे करेंगे, यानी कि एडक्शन और एबडक्शन की बात करेंगे या फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात करेंगे। चलो कर लेते हैं, फ्लेक्शन और आपका एक्सटेंशन, राइट, दोनों ही अगर हम बात करते हैं, दोनों ही सूरतों में या तो ये मसल्स काम करेगी, ठीक है, नंबर एक, या ये मसल्स काम करेगी, नंबर दो। क्यों कर रही है, क्योंकि जो मसल्स होती है ना, मसल्स वो रेखित होती है, वो रेखाओं में होती है बेटा, इसलिए यहाँ पे रेखित मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, पहले वाला रेखित पेशी है, मसल्स मिलेगी रेखित। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, गर्भ अवस्था के अंत में, गर्भ अवस्था के अंत में, अंत यानी कि 9 महीने और 7 दिन, ठीक है, भ्रूण के निष्कासन का पराक्रम, अब हिंदी में समझ में आया, इंग्लिश में चलते हैं, एक्सपल्शन ऑफ अ फीटस, फीटस का निकालना एंड में, इस समय में अगर आप फीटस को निकाल रहे हो तो आप उसे क्या बोलोगे, क्या यहाँ पे कहीं पर भी लेबर है, नहीं है, लेबर का दूसरा नाम होता है पार्ट्यूशंस, है ना, पार्ट्यूशंस जो है, पार्ट्यूशंस जो है ये ऑप्शन डी, ये प्लस लेबर की तरह ही काम कर रहा है, जैसे लेबर तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल प्रसव होता है, लेकिन यहाँ प्रसव तो आया नहीं है, यहाँ तो निष्कासन आया है ना, एंड के समय पे आप उसे एक्सपल्शन कर रहे हो, निष्कासित कर रहे हो, है ना, हम इसको क्या कहलाते हैं, है ना, इस प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, दैट इज पार्ट्यूशंस, पार्ट्यूशंस कहलाते हैं, है ना। नोट, ठीक है, क्वेश्चन नेगेटिव है, हमें आंसर भी नेगेटिव चाहिए, तो पॉजिटिव को ढूंढो, पॉजिटिव को ढूंढो, माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाइफ सेविंग मेडिसिन कौन कौन सी होती है, अगर आपने इमरजेंसी, आपको याद करना है इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, एट्रोपिन इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, पैरासीटामोल नहीं होती, लिग्नोकेन इमरजेंसी में आती है क्योंकि अचानक से कुछ होगा तभी होगी, ठीक है ना, और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन जो होगी ये भी क्या होगी हमारी, ये भी हमारी यही मेडिसिन होगी जो कि इमरजेंसी मेडिसिन होगी, ठीक है। तो पैरासीटामोल हमारी इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिलेटेड, क्या वो पार्ट टाइम वर्कर होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्या वो लोकल कम्युनिटी के लोग ही होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक गांव है और उसी गांव के आप लोगों की बात करें, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। क्या वो होनररी वर्कर्स होंगे, ऐसा भी नहीं है। पहले में चलो, क्या वो रिपोर्ट्स देने वाले चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होंगे, हाँ ऐसा कह सकते हैं, जो कि सर्वे करते हैं, है ना, आपको पता है ना कि घर घर जाके सर्वे किया जाता है, तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं, आंगनवाड़ी काम करने वाली है। दूसरा क्वेश्चन है कि एनटीईपी, एनटीईपी है ना, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन, इरेडिकेशन, इरेडिकेशन का मतलब होता है अब कभी भी इसकी जरूरत न पड़े, ऐसा कंडीशन बना देना कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी कौन सी टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करेंगी, क्या जेड स्टैनिंग करेंगी, नहीं बिल्कुल करेंगी, क्या सीरोलॉजिकल सीरम लेंगी, बिल्कुल नहीं लेने वाली, क्या इसके लिए कोई कल्चर लेंगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तकनीकों का उपयोग किया जाना, है ना, क्या चेस्ट एक्सरे, क्या रैपिड मोलिकुलर टेस्टिंग, बिल्कुल नहीं। तो इसमें से कौन सा है जो बिल्कुल जरूरत होने वाला है, इसमें सोरोलॉजिकल एंटीजन, जो हमारा एंटीबॉडीज जो है, एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन में है, हम इसमें चेक करेंगे,
यानी कि सीरोलॉजी सीरम टेस्ट करेंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म करेंगे कि क्या ट्यूबरकुलोसिस को अब दवाई देने की जरूरत है या नहीं। इसमें स्पूटम टेस्ट नहीं आया, वो तो कंफर्मेटरी है। हम कह रहे हैं इरेडिकेट करना, बिल्कुल खत्म, अब दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर भी देखो नोट आया है, कौन सा अर्ली साइन स्ट्रेस का नहीं है। तो चलो ढूंढो कि स्ट्रेस का अर्ली साइन हो क्या सकता है। जैसे कि इनिशिएट, हिंदी में कहते हैं मादक द्रव्यों के सेवन की शुरुआत। अगर कोई मान के चलते हैं एल्कोहल हो, अगर कोई दारू पीने लगे तो क्या वो कल को स्ट्रेस में जा सकता है? भाई साहब दारू वही ज्यादातर पी रहा है जो स्ट्रेस में आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है ना। दारू कोई पीना शुरू करेगा तो समझ लो वो धीरे धीरे स्ट्रेस में आ रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट है एकाग्रता में कठिनाई। अगर एकाग्रता में कठिनाई आएगी धीरे धीरे तो बंदा स्ट्रेस में जाने लगेगा, ये भी पॉजिटिव है। फिर अपचय यानी कि इंजेक्शंस में स्पष्ट लक्षण डेवलप होना, तो वेगस नर्व का इसके अंदर आना जो क्या कर रहा है, वो भी एक प्रकार का स्ट्रेस डेवलप कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से मोटिवेशन को बढ़ाएं, भाई आपको कोई जॉब पानी है मान लीजिए गवर्नमेंट की, आप मोटिवेट हो रहे हो, तो क्या इससे आप स्ट्रेस में जाओगे? नहीं, ये है वो नेगेटिव पॉइंट। तो हमारा आंसर मिल गया, आंसर है डी। ठीक है, ऐसे हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट लिखा है पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में जो लेबर रूम होता है और मैटरनिटी की ओटी होती है, ध्यान दीजिए, लेबर रूम, लेबर रूम, लेबर रूम और इसके साथ में ओटी, हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा कार्यक्रम करोगे, ऐसा कौन सा प्रोग्राम करने वाले हो? देखिए, क्या निश्चय है? बिल्कुल नहीं है। उसका देखा जाए, मैं सीधा बता देता हूं, लक्ष्य है। ये लक्ष्य है जिसमें हम लोग लेबर यानी कि मैटरनल डेथ से बचाने के लिए हम लोगों ने किया है, थोड़ा सा और क्वालिटी ऑफ केयर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी बीमारी विच इज प्रेजेंट परमानेंटली, कहां पर परमानेंट प्रेजेंट होंगी? जहां पर रीजन और पॉपुलेशन होती है, ऐसी जनसंख्या जो एक क्षेत्र में स्थायी हो जाए। देखिए, जब भी कोई स्थायी की बात आती है तो हमेशा आपको उसमें क्या है, एंडेमिक बोलना है, क्योंकि स्थायी होने का मतलब है अब हम उसे टारगेट कर सकते हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए, हम उसे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आप स्थाई की बात करेंगे, परमानेंट की बात करेंगे, तो हम उसे एंडेमिक बोलेंगे कि अब हम उसे टारगेट करके खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इमोशनल रेस्पॉन्स। आप अंदर देखेंगे संवेदी प्रक्रियाएं कौन सी हैं जो रोग को लेके आएंगी। क्या आत्मनिर्भरता है? यह अति निर्भरता, ओवर डेफिशिएंसी। भाई अगर आप ओवर निर्भरता करें, किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाएं, तो क्या ये बीमारी ला सकता है? हाँ, ये बीमारी ला सकता है। क्या तनाव हमेशा बीमारी लाएगा? ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये ला भी सकता, नहीं भी ला सकता। क्या डर है? ये ला सकता है, नहीं ला सकता है। बेबसी हेल्पनेस ला सकता है, नहीं ला सकता है। होपफुलनेस ला सकता, नहीं ला सकता है। चारों ऑप्शन में दोनों ही तरीके से हैं, लेकिन एक अति निर्भरता, दूसरे पर ही निर्भर हो जाना, दूसरा बीमार तुम बीमार, दूसरा स्ट्रेस तुम स्ट्रेस, तो ऐसे केस में आप दूसरों को देख के इमोशन हो जाते हो। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला कि हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि ओवर डेफिशिएंसी हो। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा और बदलाव आया है, वो ये है कि कौन से किस रोग के संवेदी प्रक्रिया है। तो ओवर डेफिशिएंसी तो है, लेकिन अब इसमें और क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप ये करें होप, होप, जब आप किसी पर होप करते हो कि मुझे आप पर होप है, तो आप होप के माध्यम से भी, हेल्पलेस को नहीं करूंगा, ओवर डिफिशियंसी के साथ साथ होपफुलनेस, होपफुलनेस, फीलिंग ऑफ होपफुलनेस, यानी कि आप होप रखते हो, किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर रहे हो, आशा रख रहे हो। अगर आप आशा रखोगे ना, देखो डिपेंडेंसी तो है ही, जरूरत से ज्यादा लोगों पर निर्भरता तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी में ये आता है पांचवा ऑप्शन, ओवर डेफिशिएंसी से ज्यादा है आशा रखना। आप दूसरों पे आशा रखोगे ना तो आप इमोशनल तो प्रॉब्लम में आओगे ही आओगे। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स और अननेसेसरी स्क्रीनिंग, अगर आप चाहते हो तो आपको क्या एग्जाम्पल है, भाई बिना मतलब की दवाई दे दो और बिना मतलब के जांच करवाओ, है ना।
बिना मतलब बिना मतलब की दवाई और जांच। अब बताओ इसे बिना मतलब को क्या कहेंगे। प्रीमोर्डियल मैंने आपको बोला था कि ये बेबी होता है। क्वाड्रेटरी इसको अभी हम होल्ड करते हैं। टर्सरी ये एक रिसर्च से संबंधित है, रिसर्च, इसको बिना मतलब से नहीं जोड़ सकते। सेकेंडरी दवाई, दवाई प्लस बीमारी, है ना, कोई भी डिजीज को आप ट्रीट करेंगे, डिजीज को आप ट्रीटमेंट दोगे, ठीक है ना, तो ये तो अलग है। लेकिन इसने कहा है कि आप बिना मतलब, बिना अननेसेसरी, आप देखो ना अननेसेसरी बोल रहा है, तो ऐसे में हमारे लिए नया पॉइंट है क्वाडरनेरी प्रिवेंशन, चतुर्थ लेवल का। ऐसा तो कोई है ही नहीं ना, तभी तो वो इसमें रखा है। तो चौथे लेवल पे बिल्कुल एंड हो गया कि आप बिना मतलब की चीज की बात कर रहे हो। अब देखिए इनमें से बहुत महत्वपूर्ण बताइए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा। योग, टीका, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना, बिल्कुल बचना चाहिए। संतुलित आहार लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता, भीड़ भाड़ की जगहों से बचना, बिल्कुल बचना चाहिए। योग, संतुलन, आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, टीकाकरण, बिल्कुल बचना चाहिए। टीका, अरे इसमें तो टीकाकरण भी आ गया, टीकाकरण को आ गया, चलो टीकाकरण तो यहाँ पर भी है। उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ का सेवन, आपको नहीं लगता थोड़ा सा अलग है? तो पहली प्रायोरिटी ये आई, दूसरी प्रायोरिटी ये आई, ठीक है, इसमें ये पहली है। और कहीं पर उच्च बढ़िया खाने की कोई बात नहीं करे, क्योंकि देखो टीकाकरण यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर संतुलित आहार है बट उच्च लेवल पे। यानी कि देखो ध्यान से समझना, आपको मान लीजिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कोई बच्चा है, तो आप उसको क्या कहोगे, भैया एनर्जी लेनी है तो आप प्रोटीन ले लो ना, अब प्रोटीन रिच डाइट। तो यहाँ पर ये कह रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसको आपको दिमाग में रख के चलना, ठीक है। ये तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम भी है ना। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा हम क्या कह रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। अब थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, योग, है ना, यहां पर भी योग है, ठीक है, और यहां पर भी योग है। तो एक तो हम लिख लेते हैं योग, है ना, एक तो हम लिख लेते हैं योग। दूसरा टीकाकरण यहां पर है, और टीकाकरण यहां पर है, और टीकाकरण यहां है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टीकाकरण, ठीक है। तो तीन ऑप्शन में, बल्कि यहाँ पे नहीं, इसको तो हम लोग एलिमिनेट ही कर देते हैं, इसमें टीका नहीं है, सेकंड में टीका नहीं, हटा देते हैं। तो टीकाकरण हो गया, समझ में आ रहा। अब हम एक और ढूंढेंगे, ये भीड़ भाड़ वाली जगह है, ये भी क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता, बिल्कुल स्वच्छता होनी चाहिए, मैं मानता हूं। संतुलित आहार, ठीक है ना, इसमें संतुलित आहार आ रहा है, यहां पे था पर वो हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे खाद्य पदार्थ की सेवन है उच्च लेवल का, और पहले में हमें भीड़ भाड़, पहले में देखो भीड़ भाड़ वाली जगह है तो हम इसे एलिमिनेट करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह से एलिमिनेट कर रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी और डी। अब सी और डी में देखो, अगर आप संतुलित आहार ले लेंगे तो आपको हाई लेवल की दवाई, हाई लेवल के पदार्थ की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप इसके साथ संतुलित आहार ले लो, संतुलित आहार। आप समझ पा रहे हो मैं ऐसे कैसे डील कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो यहां पर हमने उठाया है। तो ऐसे केस में हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल सही बढ़ता है प्रायोरिटी पे, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। दोबारा समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमने योग उठाया, सब में योग कॉमन है, हम कॉमन चीज उठा रहे हैं, कॉमन चीज उठा रहे हैं, ठीक है, कॉमन चीज उठा रहे हैं। देखो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए देखिए इसमें लिखा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम अब देखो, योग, 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 ठीक है, योग आ गया, ऊपर में तो योग है नहीं, ठीक है। टीकाकरण, टीकाकरण, टीकाकरण प्लस टीका आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अब सिर्फ एकमात्र संतुलित आहार से सब कुछ ठीक नहीं होगा, तो ये तो हमने हटा दिया। अब इसमें भीड़ भाड़ वाली जगह है, इस भीड़ भाड़ वाली जगह की वजह से हमने इसे हटा दिया, प्लस संतुलित आहार और उच्च खाद्य पदार्थ वालों की वजह से मैंने ऑप्शन डी हटा दिया। अब संतुलित आहार हमें यहां मिला, तो हम इसके साथ संतुलित आहार को जोड़ देते हैं। तो इसे इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाला, ऑप्शन सी। हेल्थ का मतलब आपको पहले से पता, ढूंढिए, स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल वेलबींग, ठीक है, ऑप्शन डी।
टाइफॉइड, टाइफॉइड फीवर क्या है? टाइफी, देखिए हमेशा याद कीजिए, क्या ये शुगर से रिलेटेड है? नहीं, ये कोई आरबीएस थोड़ा आप चेक कर रहे हो, वो तो हाइपर किसके लिए होता है? हाइपर ग्लाइसीमिया के लिए है। एमआरआई, ये तो बिल्कुल एकदम मैग्नेटिक रेजुलेशन है। ईसीजी, ये हार्ट के लिए है। अब बचा हमारा ऐसे केस में विडाल टेस्ट, तो हमारा ए ही हमारा आंसर होगा। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, गलत गलत काटे और बाकी का जो बचा। अब देखिए ये है 666 नीति, जो कि यहाँ पे साफ लिखा है अनीमिया मुक्त भारत। तो डीवॉर्मिंग का तो कोई लेना देना है नहीं, आहार की पुष्टिकरण इसका भी कोई लेना देना नहीं, अब डिले कोड क्लैंप आ गया, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास ऐसा एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एनीमिक मदर, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर होगा। देखा मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज करके कट किया, कैसे बाहर निकाला। मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ, है ना? इस तरह के क्वेश्चन कोई भी हो आप हमेशा ये आपको रटने पड़ेंगे ईयर्स, इसमें कोई फंडा मैं नहीं बताऊंगा। तो ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, कमजोर वर्ग को सूक्ष्म पोषण तत्व कौन से होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट, उनकी कमी पर नियंत्रण रखना चाहते हैं आप, कैसे करेंगे नियंत्रण रखेंगे? देखिए यहाँ पर है बच्चे और गर्भवती माताएं, क्या तभी करेंगे आप? थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। बालिकाएं, गर्भवती माताएं, ये दोनों एक ही तो हैं, इसे हटा देता हूँ। नर्सिंग माताएं पुरुष, क्या नर्सों के लिए? बिल्कुल नहीं, हटाता हूँ। नर्सिंग माताएं भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी और बच्चे भी हैं। ध्यान में समझ में आया? तीनों ऑप्शन आ गए। यहाँ पर देखो नर्सिंग की माताएं यहाँ थी, गर्भवती माताएं यहाँ थी और बच्चे यहाँ थे, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही बैठेगा। करेक्ट स्टेटमेंट देनी है, जैसे कि आईपीवी, अगर किसी को आईपीवी, भैया आपको पता आईपीवी की डोज दी जाती है, लेकिन 0.1 ml नहीं दी जाती, सीधी सी बात, ये डोज नहीं दी जाती। आईपीवी इंट्राडर्मल लगती है, इंट्राडर्मल लगती है भाई साहब, इंट्राडर्मल इंजेक्शन है, इंट्राडर्मल नहीं लगेगा, ठीक है ना? राइट अपर आर्म पे लगेगा, नहीं लगेगा। 6 वीक में और 14 वीक में होना है, आपको नहीं लगता इससे पहले भी ये डोज चल सकती है? ये नहीं होगा। ये लिव एटूनेटेड वैक्सीन है, हाँ ये क्लियर है, ये लिव एटूनेटेड वैक्सीन है आईपीवी, है ना? पहले ओरल पोलियो वैक्सीन थी, अब इंजेक्शन फॉर्म में भी आ गई। नोट, बहुत देर बाद एक क्वेश्चन आया है, नेगेटिव क्वेश्चन है, आंसर आपको नेगेटिव देखना है। मलेरिया एलिमिनेशन की आप बात कर रहे हो, मलेरिया का उन्मूलन की बात कर रहे हो, इंडोर रेजिडेंशियल स्प्रे हमेशा लगाए जाते हैं, पॉजिटिव है। केस बेस्ड सर्वेलेंस करोगे, आपको तो पता है इस वक्त कितने प्रोग्राम चल रहे हैं, बिल्कुल। लॉन्ग लास्टिक इंसेक्टिसाइड्स, नेट लगाओगे, भाई जाल तो लगाते हैं ना। और लार्वल सोर्स मैनेजमेंट कुछ करेंगे आप, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल बात है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें से आप क्या नहीं करने वाले हो, है ना? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो लार्वा के उद्गमन का, यानी कि लार्वल सोर्स मैनेजमेंट करेंगे, लॉन्ग लास्टिक इंसेक्टिसाइड नेट लगाएंगे, ठीक है, लंबे समय तक आप लगाओ। इसमें आप रैपिड रेस्पॉन्स करेंगे, केस बेस्ड सर्वेलेंस करके काम कर लोगे, इंडोर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 4 बैठता है लार वाला, जिसके लिए एक नेगेटिव फॉर्म में आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि इसके अंदर लार्वा को लेकर ध्यान में रखी गई बात है। ऊपर की प्रायोरिटीज में फर्स्ट लेवल की है, ऊपर में फर्स्ट लेवल की प्रायोरिटीज पे हैं, तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग देख पाएंगे। ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर से, भाई ध्यान से देखना, हीमोफीलिया पेरेंट से बेबी में जाता है, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ना? अनुवांशिकता है, ये अनुवांशिक सिकता, ठीक है? तो ये हमारा आंसर, लेकिन इसने तो नोट पूछा ना, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। साइकोसिस, अरे भाई ये तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि आप अगर कोई कहे अल्कोहल पियो, तो ये भी तो पॉजिटिव है। कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये भी पॉजिटिव है। ये आंसर है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया फर्स्ट आंसर है हमारा। क्यों है? क्योंकि ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर